हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस में। आज बात करूंगा मैस्टेक के क्वार्टरली रिज़ल्ट की। आपको पता होगा कि क्वार्टरली रिज़ल्ट आने के बाद मैस्टेक का स्टॉक ऑलमोस्ट 15% से करेक्ट हुआ है। तो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये करेक्शन आया, और उसके अलावा मैं अपनी पोजीशन का जो है मैस्टेक में क्या कर रहा हूँ और फ्यूचर की ग्रोथ मुझे अब कैसी नज़र आती है, क्या थीसिस में कुछ चेंज किया है मैंने, और साथ साथ जो है की रिस्क और की जो पॉजिटिव्स इस पर्टिकुलर कॉन कॉल में जो देखने को मिले थे और इस रिज़ल्ट में देखने को मिले थे उस बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो अगर रिज़ल्ट को देखें तो जो रेवेन्यू है वो लगभग 30.3% से ग्रो हुआ है ईयर ओवर ईयर। प्रॉफिटेबिलिटी 37.8% से ग्रो करी है। तो अगर स्टैंड अलोन अगर सिर्फ इस रिज़ल्ट को देखें तो एक अच्छा रिज़ल्ट नज़र आता है, अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। तो अब आगे बढ़ने से पहले इस पर्टिकुलर कॉन कॉल में और इस पर्टिकुलर रिज़ल्ट में क्या क्या रिस्क नज़र आए और क्या क्या पॉजिटिव्स नज़र आए उसकी बात कर लेता हूँ। तो पहले मैं आपको रिस्क की बात बताता हूँ, बेसिकली क्या क्या नेगेटिव्स थे वो बताऊँगा। तो सबसे पहला जो नेगेटिव है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन यानी एबिटा मार्जिन। वो जो है थोड़ा सा जो है कम हुआ है इस क्वार्टर में। अगर हम सेम क्वार्टर से कंपेयर करें लास्ट ईयर के, तो लास्ट ईयर में आप देख सकते हैं लगभग जो एबिटा मार्जिन था इन Q2 ऑफ FY21 वो 21.1% था, लेकिन Q3 में 23.5% था। और उसके बाद आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि वो धीरे धीरे गिर के जो है वापस 21.1% आ गया है। तो उसका रीज़न जो है बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले लॉकडाउन थे, इस वजह से जो है काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे और ऑफ शोर से काम कर रहे थे। ऑन शोर ट्रैवल जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो रखा था। इन सब रीजंस की वजह से जो मार्जिन प्रोफाइल थी वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होती हुई नज़र आ रही थी। तो वो जो है वापस से करेक्ट हुई है, वापस अपनी बेस लाइन पे आई है। मैनेजमेंट की गाइडेंस है लगभग 1% से और कम माने लगभग 20% जो है वो एक सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन है, क्योंकि अभी ये लोग जो है अपने लोगों में यानी एम्प्लॉयज़ की हायरिंग में थोड़ा जो बेंच जिसे बोला जाता है, बेंच को जो है थोड़ा और बड़ा करने में, क्योंकि ये लोग बड़ी डील्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेंच को बड़ा करेंगे तो जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े कंप्रेस होंगे। तो जो 1% का जो लगभग मार्जिन है वो ये लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, तो विच मेक सेंस। तो हमने जो, अगर आपको याद होगा, जो वैल्यूएशन किया था हमने भी लगभग एक्चुअली हमने 19% पे किया था। मैनेजमेंट की गाइडेंस है 20%। सो उस टर्म्स में जो है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो और एक नेगेटिव चीज़ नज़र आई वो थी एट्रिशन रेट। तो एट्रिशन रेट अगर आपको पता हो कि पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री में ही जो एट्रिशन है वो 19-20% का जो है एट्रिशन देखने को मिला है। चाहे TCS हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, सभी के रिज़ल्ट में जो एट्रिशन है वो काफ़ी हाई था। इनके केस में क्योंकि ये एक और छोटी कंपनी है तो और ज़्यादा एट्रिशन देखने को मिला। लगभग 24.5% के आसपास का एट्रिशन हमें देखने को मिला। अब ये सब चीज़ें जो हैं इससे जो है अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो ये जो की नेगेटिव्स नज़र आ रहे हैं उनसे मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ। तो एट्रिशन, क्योंकि मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर काफ़ी सारे लोग जो है मतलब जनरली क्या होता है, बैचेस में लोग निकलते हैं कि अगर कोई एक जना जो है जॉब छोड़ के जा रहा होता है तो वो अपने 2-3 फ्रेंड्स को भी जनरली साथ में लेके जाता है। उन्हें बताता है कि मैं फ़लाँ कंपनी में जा रहा हूँ और उनको जो है रेफ़र करता है। तो जनरली मैंने देखा है कि इस तरीके मतलब आईटी इंडस्ट्री में जो है एकदम से जो है एक सैलाब सा आता है जिसमें बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है एक स्टेबलाइजेशन आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक धीरे धीरे आने वाले 2-3 क्वार्टर में स्टेबलाइज़ हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि हमेशा ही ये इतना ज़्यादा हाई एट्रिशन रहेगा, क्योंकि नॉट एवरीवन इन द टीम जो मतलब काम करते हैं वो सभी लोग एक साथ से नहीं छोड़ते हैं। जनरली अगर कुछ लोग छोड़ते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब में स्टेबल होते हैं जो कि नहीं छोड़ते हैं जॉब। तो अभी जो 24-25% है वो एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग जो है नंबर है। ऐसा जो है ये एक सस्टेनेबल नंबर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये एक वन टाइम 1-2 क्वार्टर की बात है और उसके बाद ये स्टेबलाइज़ हो जाएगा। सिमिलरली इन लोगों ने भी जो है ज़्यादातर कंपनीज़ में जो है हाइक्स दी हैं, तो वो जो है और साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, तो ये सब भी जो है जो लोग एट्रिशन हैं उसे कम करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा एक और जो की नेगेटिव नज़र आया कि
जो हेड काउंट इंक्रीज़ है वो सिर्फ 4,500 लोगों में से अगर इतना इनका जो है टोटल हेड काउंट है आज की डेट में, तो सिर्फ 208 जो है नया हेड काउंट आया है। तो ये एक रिलेटिवली अगर देखें तो उतने ज़्यादा लोग ये लोग हायर नहीं कर पाए। और ये जो नंबर है ये नेट ऑफ एट्रिशन है। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि एट्रिशन इतना हाई था कि जो है जितने लोग इन्होंने हायर करे वो कम रह गए। बट आई थिंक आने वाले टाइम में जो हायरिंग है वो और ज़्यादा पिकअप करेगी। अब हायरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड जो है ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। वो मैं बात करूँगा जब मैं की पॉजिटिव्स की बात करूँगा। अब इनकी कॉन कॉल में जो की पॉजिटिव्स मुझे नज़र आए वो ये कि जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी भी नज़र आ रही है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया सभी जोग्राफीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। यूके में भी अच्छी डिमांड है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी डिमांड है, एक्सेप्ट फॉर एनएचएस जो इनका मेन जो है डिवीज़न है गवर्नमेंट का, जिससे जो है इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है यूके में। वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डील्स कैंसिल हो गई हैं, बट थोड़ा डिले हो रहा है, जिस वजह से जो है जो इनकी पाइपलाइन है वो करंटली थोड़ी सी जो है वो नज़र आती है कि ग्रोथ उतनी अच्छी नज़र नहीं आती। लेकिन इन्हें लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में जो है जैसे ही जो वो डील्स हैं वो फाइनल होंगी, जो पाइपलाइन है उसकी ग्रोथ भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। और इनफैक्ट ये लोग बता रहे हैं कि 10 मिलियन से बड़ी जो डील्स हैं वो काफ़ी सारी डील्स ये लोग ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं, जो कि अभी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में नहीं आई हैं। लेकिन अगर बात करें कि जो है पिछले साल जो है 1-2 मिलियन की डील साइज़ की बात हो रही थी, अब 10-10 मिलियन की डील साइज़ की भी बात हो रही है। इनफैक्ट एक डील है 3 साल वाली जो कि 40 मिलियन जिसका डील साइज़ है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी जो है नज़र आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है, मुझे क्या लगता है कि ओवरऑल रिज़ल्ट कैसा था। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी रिज़ल्ट में। इनफैक्ट जब आपको याद होगा जो मैंने एस्टिमेट किया था, मैंने 25% की ग्रोथ मानी थी। आपके सामने जो है शीट है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ जो मेरे एस्टिमेशन है उसे सरपास करी है, 30% की ग्रोथ आई है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट। एट्रिशन थोड़ा हाई है, वो 1-2 क्वार्टर आगे ट्रैक करना पड़ेगा कि वो जो नंबर है वो स्टेबलाइज़ हो रहा है या नहीं, हायरिंग का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। बट ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग जिसे मैं कहूँ जिसकी वजह से मैं स्टॉक को एग्जिट करूँगा, मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। इनफैक्ट ये जो फॉल था उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। अगर ये जो है और ज़्यादा फॉल करके जो है लगभग 2400-2500 के आसपास आता है तो जो है मैं इसे और ज़्यादा एवरेज करूँगा। तो इसमें जो है मैंने आप देखिए कि 2022 में मैंने 25% की ग्रोथ मानी थी, लेकिन एक्चुअली मैं 30% की ग्रोथ अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाय लुकिंग एट द रिज़ल्ट। तो इसको मैं 25 से 30 अपडेट कर देता हूँ। और साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो मार्जिन्स हैं मैंने 19% माने थे, और ये काफ़ी ज़्यादा एक नोन स्टोरी थी कि जो है आने वाले टाइम में जो ऑन शोर एक्टिविटीज़ हैं वो वापस से शुरू हो जाएंगी और मार्जिन थोड़े से फॉल करेंगे। इसीलिए मैंने इनको 21% ना मान के 19% सस्टेनेबल मार्जिन्स माने थे, जो कि मैं अभी भी 19% ही रखूँगा, इनको नहीं छेड़ूँगा। तो फाइनली जो मुझे स्टॉक का प्राइस नज़र आ रहा है वो आ रहा है 4,800 रुपये के आसपास इन द ईयर FY26, जो कि जो है मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी भी 11% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरी जनरली जो बाइंग होती है वो 15% पे रहती है, जो कि लगभग जो मैं 2400 बता रहा था कि अगर 15% का कैगर चाहिए तो 2400 पे बाय करना चाहिए। तो अब मार्केट में क्या होता है कि जनरली जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो चीज़ ऑलरेडी नोन होती हैं वो पहले ही स्टॉक में बिल्ट इन हो जाती हैं। और इनकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, और ओवरऑल डिमांड सिनेरियो से ही सबको समझ में आ रहा था कि जो है बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी, 30-35% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस वजह से जो स्टॉक है वो जो अपने फंडामेंटल्स हैं उनसे थोड़ा सा आगे निकल जाता है, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो वापस जो है फंडामेंटल्स पे आके करेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर थीसिस की बात करूं तो कोई भी चेंज नहीं है, अभी भी थीसिस बिल्कुल इंटैक्ट है। इनफैक्ट आप देखिए मैंने 2022 में जो स्टॉक का प्राइस है वो मैंने जब मैंने 25% की ग्रोथ मानी थी तो अज्यूम करा था 2800 रुपये के आसपास, जो कि ऑलरेडी 3600 का हो गया था। तो एक्चुअली मैं कहूँगा कि जो मेरे अजम्पशंस थे उनसे एक्सीड कर गया था। अब ये देखिए अगर ये FY22 चल रहा है, अगर ये 2800 से कम आता है, 2600-2700 आता है, 2500 आता है, तो इट्स एक्चुअली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड नॉट अ सेलिंग, जो है सेल करने का कोई ट्रिगर नहीं है। तो मैं इस शेयर में जो है अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने अपनी होल्डिंग, ये जो 15% का फॉल था इसके बाद लगभग 2900 रुपये पे थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई थी। मेरी ओरिजिनल बाइंग प्राइस जो है लगभग 2050 रुपये के आसपास थी, जो कि मैं बीच में भी थोड़ा सा एवरेज अप करा था। अब मेरी एवरेज बाइंग प्राइस
लगभग 2300 रुपये के आसपास आ चुकी है। और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 8.5% के आसपास जो है मैस्टेक से जो है बेसिकली मैस्टेक कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है 8.5%। तो ये थी मेरी थीस। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि तिजोरी फाइनेंस पे एक्चुअली एक टूल है जो जिसे हम कहते हैं रिवर्स DCF। उसमें जो है अगर मैं अर्निंग्स डालूं जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अर्निंग है, तो कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फॉर माई बेस्ड ऑन माई रिटर्न एक्सपेक्टेशन, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर मैं डिस्काउंट रेट जो है 15% मानूँ, जो कि मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ, और टर्मिनल मल्टीपल यानी 10 साल के बाद जो पी है स्टॉक का वो 25 मानूँ, तो 14% की ग्रोथ अगर ये एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो विच इज़ नॉट दैट बैड, विच इज़ काइंड ऑफ की जा सकती है। क्योंकि अगर मैं कंपनी की देखूं तो अभी ओवरऑल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डिमांड बहुत अच्छी है, अभी जो है 30% से ग्रो कर रही है, तो 14% कैगर से ग्रो करना इज़ वेरी मच फीजिबल। तो ये भी जो है मुझे यही बता रहा है कि तिजोरी फाइनेंस का जो टूल है ये भी मुझे यही बता रहा है कि जो ओवरऑल थीसिस है वो अभी इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बने रहूँगा मैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप तिजोरी फाइनेंस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और उसमें डिस्काउंट चाहते हैं, तो ये जो आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा है लॉजिक 15, इसे जो है अगर आप डालेंगे सब्सक्राइब करते टाइम तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे जो है ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।